हाय, आज मैं एक रोमांस फैंटेसी फिल्म सिटी ऑफ एंजल्स की कहानी समझाने जा रहा हूं। स्पॉइलर आगे है, ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत एक बीमार बच्ची के साथ होती है जो एक कमरे में लेटी हुई है जबकि उसकी मां उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही है। फिर हम एक आदमी सेठ को देखते हैं जो बच्ची को ध्यान से देख रहा होता है। बच्ची उसे देख सकती है लेकिन उसकी मां नहीं। बच्ची को जल्द ही अस्पताल ले जाया जाता है लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं होता। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उसकी आत्मा सेठ के साथ मिल जाती है और हमें पता चलता है कि सेठ वास्तव में एक फरिश्ता है जो इंसानों का ध्यान रखता है और उनकी रक्षा करता है। उसका मुख्य कर्तव्य यह है कि जो मरने वाले हैं वो उनके सामने प्रकट होता है और उन्हें अगले जीवन में ले जाता है। सेठ बच्ची से पूछता है कि उसे दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पसंद था। बच्ची जवाब देती है, पजामा। इसके बाद हम शहर में कई फरिश्तों को देखते हैं जो हर जगह फैले हुए हैं। ये पता चलता है कि फरिश्तों को इंसानों की तरह स्पर्श या अन्य संवेदनाएं महसूस नहीं होती लेकिन वे इंसानों के विचार पढ़ सकते हैं। सेठ फिर समुद्र तट पर जाता है और अपने साथी फरिश्ते कैसिल के साथ सूर्यास्त देखता है। वो मर चुकी बच्ची के बारे में बात करता है और बताता है कि उसने उससे पूछा था कि क्या वो पंखों वाली फरिश्ता बन सकती है, लेकिन कैसिल कहता है कि यह संभव नहीं है और सेठ को उसे यह समझाना चाहिए कि फरिश्ते कभी इंसान नहीं थे और नहीं होंगे। उसी समय आकाशीय संगीत गूंजता है और सूर्य अस्त हो जाता है। इसके बाद हम एक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मैगी से मिलते हैं जो अपने साइकिल पर अस्पताल आती है। वो एक आदमी की सर्जरी करती है लेकिन उसी समय सेठ भी ऑपरेशन रूम में मौजूद होता है, यानी उस आदमी की मौत तय है। जब उसकी हालत बिगड़ने लगती है तो मैगी उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। सेठ कहता है कि वो आदमी निश्चित रूप से मर जाएगा लेकिन मैगी उसकी तरफ देखती है और कहती है कि नहीं, वो बचेगा। ये सुनकर सेठ चौंक जाता है क्योंकि इंसान उसे देख नहीं सकते, लेकिन अंत में वो आदमी मर जाता है जिससे मैगी टूट जाती है। वो सीढ़ियों पर अकेली बैठकर रोने लगती है। सेठ भी उसके पास बैठ जाता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाती। बाद में सेठ कैसिल से मिलता है और पूछता है कि क्या उसे कभी किसी इंसान ने देखा है। कैसिल नहीं कहता है और समझाता है कि सिर्फ वही लोग फरिश्तों को देख सकते हैं जिन्हें वे खुद दिखना चाहते हैं। सेठ जोर देकर कहता है कि डॉक्टर मैगी ने उसे देखा था, लेकिन कैसिल कहता है कि यह असंभव है, शायद उसने गलत समझा। सेठ फिर कहता है कि वो चाहता है कि मैगी उसे देखे और जब कैसिल उससे पूछता है कि क्यों, तो वो जवाब देता है कि वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है। फिर दृश्य मैगी पर शिफ्ट होता है जो अब भी दुखी है और खुद को माफ नहीं कर पा रही। उसका साथी डॉक्टर और बॉयफ्रेंड जॉर्डन उसे दिलासा देता है कि ये उसकी गलती नहीं थी। वो उसे आराम करने की सलाह देता है ताकि वो तनाव न ले। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सेठ भी कमरे में खड़ा होता है। वो बेचैन और दुखी महसूस करता है क्योंकि वो मैगी का दर्द महसूस कर सकता है। जैसे ही मैगी अस्पताल के गलियारे से नीचे उतरती है, सेठ उसके सामने प्रकट हो जाता है। वो बातचीत शुरू करता है और खुलासा करता है कि वो उससे मिलने आया है, जिससे डॉक्टर हैरान रह जाती है। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है और मैगी बताती है कि उसने हाल ही में एक मरीज खो दिया। फिर स्वर्गदूत उसका नाम लेकर बोलता है और समझाता है कि लोग तब मरते हैं जब उनका शरीर काम करना बंद कर देता है और ये उसकी गलती नहीं है। वो ये भी बताता है कि वो आदमी अभी भी जिंदा है लेकिन जिस तरह से वो सोच रही है वैसे नहीं। हैरान होकर डॉक्टर पूछती है कि उसे उसका नाम कैसे पता चला, तो स्वर्गदूत उसके बैज की ओर इशारा करता है और चला जाता है। मैगी फिर अपने बैज को देखती है और ये देखकर चौंक जाती है कि उस पर केवल उसका उपनाम लिखा हुआ है। अगले कुछ दिनों में सेठ अदृश्य रहते हुए भी मैगी पर नजर रखता है और ऐसा लगता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। वो उसके विचार पढ़ने लगता है और महसूस करता है कि वह भी लगातार उसके बारे में सोच रही है। एक रात मैगी जागती है और अपने नाइट स्टैंड पर एक किताब पाती है जिससे वो उलझन में पड़ जाती है। उसे लगता है कि ये उसके प्रेमी द्वारा दिया गया एक उपहार है ताकि वो शांत महसूस कर सके। मैगी दिलचस्पी से किताब पढ़ना शुरू कर देती है और जल्द ही उसे पसंद करने लगती है। हालांकि अगले दिन जब वो इस बारे में जॉर्डन से बात करती है तो वो स्वीकार करता है कि उसने उसे कोई किताब नहीं दी, जिससे वो और भी उलझन में पड़ जाती है। बाद में मैगी पुस्तकालय जाती है ये जानने के लिए कि उसे वो किताब किसने दी, लेकिन क्लर्क उसे कोई जानकारी नहीं दे पाता। जल्द ही वो फिर से सेठ से टकरा जाती है और वे खुशी खुशी उस किताब के बारे में बात करने लगते हैं जो वो पढ़ रही है। मैगी पूछती है कि वो क्या काम करता है, तो स्वर्गदूत बताता है कि वो भगवान का दूत है। ये सुनकर वो हंस देती है और पूछती है कि उसके लिए क्या संदेश है, तो वो जवाब देता है कि उसने पहले ही उसे संदेश दे दिया है। तभी कई अन्य स्वर्गदूत पुस्तकालय में प्रकट होते हैं
और उनकी ओर घूरने लगते हैं, जिससे सेठ असहज महसूस करता है। इसलिए वो सुझाव देता है कि वे कहीं और चलें और मैगी खुशी खुशी सहमत हो जाती है। फिर दोनों दिन भर किराने की खरीदारी करते हैं और मृत्यु के अर्थ और स्वर्ग पर अपने विश्वास के बारे में गहरी बातचीत करते हैं। शाम को मैगी को आपातकालीन कक्ष में बुलाया जाता है, जहां एक मरीज जिसका नाम मैसेंजर है, ट्यूब में दम घुटने के कारण तड़प रहा होता है। वो तेजी से काम करती है और आखिरकार उसे शांत कर देती है। इसी दौरान सेठ भी कमरे में मौजूद होता है और सब कुछ ध्यान से देख रहा होता है। जब सभी चले जाते हैं तो मैसेंजर ऊंची आवाज में सेठ से बात करता है, ये खुलासा करते हुए कि वो उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता है, भले ही वो उसे देख नहीं सकता। ये सुनकर स्वर्गदूत हैरान रह जाता है और चुपचाप कमरे से निकल जाता है। कुछ देर बाद सेठ मैगी के घर प्रकट होता है, अदृश्य बनकर, और उसकी और उसके प्रेमी के बीच हो रही बातचीत को सुनता है। मैगी जॉर्डन को बताती है कि वह किसी सेठ नाम के व्यक्ति से मिली और उसने पूरे दिन मृत्यु और परलों के बारे में चर्चा की। हालांकि जॉर्डन उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या वो उन डॉक्टरों में से एक है जो ऑपरेशन के दौरान प्रार्थना करती है। उसके शब्दों से मैगी को थोड़ा दुख होता है, इसलिए वो जल्दी से विषय बदल देती है। फिर वो मूड में आ जाती है और जॉर्डन के साथ सहवास करती है, जिससे स्वर्गदूत को बेहद जलन महसूस होती है। बाद में सेठ अस्पताल जाता है और खुद को मैसेंजर के सामने प्रकट करता है। दोनों बातचीत करने लगते हैं और जल्द ही ये साफ हो जाता है कि बूढ़ा आदमी पहले से ही इस रिश्ते की पहचान जानता है। वो ये भी समझ जाता है कि सेठ डॉक्टर से प्यार करता है और मजाक में उसे चिढ़ाता है। इसके बाद दोनों पास के एक डाइनर में जाते हैं, जहां सेठ बूढ़े आदमी से पूछता है कि वो उसकी पहचान कैसे जानता है। मैसेंजर अंततः खुलासा करता है कि वह भी कभी एक फरिश्ता था जिसने इंसान बनने का फैसला किया था। सेठ पहले तो उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन बूढ़ा आदमी समझाता है कि फरिश्तों के पास भी स्वतंत्र इच्छा होती है। वो कहता है कि अगर सेठ चाहे तो वो भी एक ऊंचाई से कूदकर इंसान बन सकता है। अगली शाम सेठ बूढ़े आदमी को उस समुद्र तट पर ले जाता है जहां सभी फरिश्ते सूर्यास्त के समय इकट्ठा होते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो मैसेंजर अब वो दिव्य ध्वनि नहीं सुन पाता, बल्कि समुद्र में कूदकर खुद को जिंदा महसूस करता है। वो सेठ से भी इंसान बनने का आग्रह करता है, लेकिन सेठ फरिश्ता बने रहने को पसंद करता है और सोचता है कि अगर वो इंसान बन गया तो वो कितनी खूबसूरत चीजों को खो देगा। कुछ दिनों बाद सेठ फिर से मैगी से मिलता है, जिसे उसके और मैसेंजर की दोस्ती के बारे में पता चल गया है। वो उसे बूढ़े आदमी के घर में होने वाली पार्टी में आमंत्रित करती है और सेठ खुशी खुशी आने के लिए मान जाता है। बातचीत के दौरान वो मैगी से पूछता है कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाती। फिर वो सेठ से पूछती है कि वो हमेशा एक ही कपड़े क्यों पहनता है और उसने अपना फोन नंबर उसे क्यों नहीं दिया। वो उससे पूछती है कि क्या वो शादीशुदा है, लेकिन सेठ इनकार कर देता है और अचानक उसे चूम लेता है। फरिश्ता, जो कुछ महसूस नहीं कर सकता, मैगी से पूछता है कि क्या उसने कुछ महसूस किया, जिससे वो और भी उलझन में पड़ जाती है। इसके बाद दृश्य मैसेंजर की पार्टी में कट जाता है, जहां सेठ बूढ़े आदमी की पोती के साथ पोलरॉइड तस्वीरें खींचने में व्यस्त है। इस बीच मैगी मैसेंजर से उसके बारे में और जानने की कोशिश करती है और पूछती है कि वे दोनों कैसे मिले। बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि वो और सेठ कंस्ट्रक्शन में साथ काम करते हैं, लेकिन मैगी को इस पर यकीन नहीं होता। बाद में जब मैगी पहले खींची गई पोलरॉइड तस्वीरें देखती है तो वो हैरान रह जाती है कि उनमें सेठ कहीं नहीं है। उसकी जगह बस एक उजली रोशनी छोटी लड़की के बगल में दिखाई देती है। बाद में हम देखते हैं कि मैगी और सेठ रसोई में है, जहां वह उससे उसके जन्म स्थान और माता पिता के बारे में पूछती है। फरिश्ता कोई जवाब नहीं दे पाता और गलती से अपनी उंगली काट लेता है। मैगी देखती है कि उससे खून नहीं निकल रहा, इसलिए वो जानबूझकर उसका हाथ दोबारा काटती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। ये देखकर वो डर जाती है और गुस्से में उसे झूठा कहती है। कोई और विकल्प न देखकर सेठ अंततः उसे अपनी सच्चाई बता देता है। वो कबूल करता है कि वो एक फरिश्ता है, लेकिन इसके बावजूद वो उससे प्यार कर बैठा है। लेकिन मैगी को उस पर भरोसा नहीं होता और वो गुस्से में उसे वहां से जाने के लिए कहती है, जिसे सेठ तुरंत मान लेता है। अगले कुछ दिनों में मैगी लगातार सेठ के बारे में सोचती रहती है और बेहद उदास हो जाती है। एक सुबह जब वो अस्पताल पहुंचती है तो जॉर्डन अचानक उसे प्रपोज कर देता है। वो दिल से एक भावुक भाषण देता है कि वे दोनों एक दूसरे के लिए कितने सही हैं और उससे शादी करने के लिए कहता है। मैगी को एहसास होता है कि वो उससे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी सोचने के लिए कुछ समय मांगती है। बाद में डॉक्टर मैसेंजर से मिलती है और उससे पूछती है कि भगवान लोगों को मिलने ही क्यों देते हैं अगर वे साथ नहीं रह सकते। बूढ़ा आदमी तब खुलासा करता है कि सेठ एक मृत्यु का देवदूत है जो कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, न तो डर, न छूने का एहसास, न भूख, और वो अमर है। हालांकि सेठ इसके लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, क्योंकि वो मैगी से बेइंतहा प्यार करता है। ये सुनकर महिला हैरान रह जाती है
और पूछती है कि मैसेंजर को ये सब कैसे पता है। तब वो खुलासा करता है कि वो खुद भी एक समय में एक देवदूत था जिसने मानव बनने का फैसला किया। इसके बाद मैगी लाइब्रेरी जाती है, जहां वह आखिरकार कई दिनों बाद सेथ से मिलती है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसका मूड अचानक बदल जाता है जब मैगी बताती है कि वो उसे अलविदा कहने आई है। मैगी कबूल करती है कि जॉर्डन ने उसे प्रपोज किया है और वो उसका प्रस्ताव स्वीकार करने जा रही है। ये सुनकर सेथ बहस करता है कि वो जॉर्डन से प्यार नहीं करती, लेकिन मैगी कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे दोनों इंसान हैं। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इस घटना से आहत होकर देवदूत लड़का कुछ बड़ा कदम उठाने का फैसला करता है। वो एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत की चोटी पर चढ़ता है और वहां से कूद जाता है। कुछ समय बाद जब सेथ को होश आता है तो उसे पहली बार तेज दर्द और खून बहता हुआ महसूस होता है। इससे वो बेहद खुश हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि वो आखिरकार इंसान बन गया है। बिना समय गंवाए वो मैगी से मिलने अस्पताल पहुंचता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बिना अपॉइंटमेंट अंदर जाने नहीं देती। सेथ बार बार अनुरोध करता है। तब एक डॉक्टर आती है जो मैगी की दोस्त होती है। वो बताती है कि मैगी छुट्टी मनाने जॉर्डन के साथ लेक टाहो के अपने केबिन गई है। ये सुनकर सेथ थोड़ा दुखी होता है, लेकिन फिर भी अपना मौका लेने का फैसला करता है। हालांकि रास्ते में कुछ गुंडे उसे रोक लेते हैं और बुरी तरह पीटकर लूटने की कोशिश करते हैं। सेथ के पास पैसे नहीं होते, फिर भी वे उसके जूते छीन लेते हैं और छोड़ देते हैं। घायल सेथ सड़क किनारे खड़ा होकर कई लोगों से लिफ्ट मांगता है, लेकिन अधिकतर लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। अंततः एक दयालु अजन भी उसकी मदद करने के लिए रुकता है। कुछ समय बाद सेथ आखिरकार केबिन पहुंचता है, जहां वो मैगी को अकेला पाता है। उसे सेथ की घायल हालत देखकर झटका लगता है और ये जानकर बहुत भावुक हो जाती है कि उसने उसके लिए अपनी अमरता त्याग दी। जब मैगी उसकी देखभाल कर रही होती है, सेथ पूछता है कि क्या वह देर से आया है और क्या उसने जॉर्डन को हाँ कह दिया, लेकिन मैगी बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि वो जॉर्डन से प्यार नहीं करती। ये सुनकर सेथ बेहद खुश हो जाता है और पहली बार एक इंसान के रूप में मैगी को चूमता है। धीरे धीरे वे दोनों करीब आ जाते हैं और उस रात एक हो जाते हैं। अगली सुबह सेथ नहाने चला जाता है, जबकि मैगी उनके लिए नाश्ता तैयार करती है। फिर वो पास की एक दुकान से कुछ सामान लेने जाती है। लौटते समय वो अपनी साइकिल के हैंडल छोड़कर आजादी का एहसास करने लगती है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वो गलती से सामने आ रहे एक बड़े ट्रक को देख नहीं पाती और हादसे का शिकार हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सेथ वहां पहुंचता है तो वो मैगी की हालत देखकर बुरी तरह टूट जाता है। वो तुरंत अस्पताल बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी उसे रोक देती है। उसे पता होता है कि अब वो बच नहीं पाएगी। वो सेथ से अपने प्यार का इजहार करती है और माफी मांगती है कि उसे इतनी जल्दी छोड़कर जा रही है, लेकिन सेथ इस बातचीत को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। मरती हुई मैगी एक देवदूत को अपने पास खड़ा देखती है, जबकि सेथ, जो अब एक साधारण इंसान बन चुका है, उसे नहीं देख पाता। फिर भी उसे पता होता है कि वे वहां मौजूद है। वो फुसफुसाता है, उन्हें मत देखो। देवदूत उससे पूछता है कि उसे जीवन का कौन सा पल सबसे ज्यादा पसंद आया। मैगी मुस्कुराकर जवाब देती है, सेथ, और फिर उसकी सांसें थम जाती है। मैगी के अंतिम संस्कार के बाद सेथ गहरे शोक में डूब जाता है और अपना समय बस उसकी यादों में बिताने लगता है। एक शाम जब वो अकेला बैठा होता है तो उसका पुराना दोस्त कैसियल अचानक उससे मिलने आता है। भावुक सेथ उससे पूछता है कि क्या भगवान ने उसे उसके फैसले की सजा दी। कैसियल जवाब देता है, नहीं। सेथ उस पर मैगी की मौत का इल्जाम लगाता है, लेकिन कैसियल समझाने की कोशिश करता है कि यह सब उसके नियंत्रण में नहीं था। जब सेथ आखिरकार शांत होता है तो कैसियल पूछता है कि अगर उसे पहले से पता होता कि सब कुछ ऐसे खत्म होगा तो क्या वो फिर भी इंसान बनना चाहता। जवाब में सेथ कहता है, मैंने मैगी के बालों की खुशबू महसूस की, उसके होठों को चूमा और उसका हाथ एक बार छू लिया। ये करने के लिए मैं पूरी अनंतता छोड़ देता। अंतिम दृश्य में सेथ समुद्र के किनारे खड़ा होता है जहां देवदूत इकट्ठा होते हैं। वो पानी में कूदता है और खुद को पूरी तरह से जीने देता है, ये जानते हुए कि चाहे कुछ भी हो उसकी जिंदगी चलती रहेगी और एक दिन वो मैगी से फिर मिलेगा।